गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्यारे अभ्यर्थियों, सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके कुछ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी किए होंगे। प्यारे अभ्यर्थियों, 60-244 आरक्षी भर्ती री एग्ज़ाम 2024 के इस समर युद्ध को लेकर के हम और आप पूरी तरीके से तैयार हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारा संस्थान, हमारा चैनल, आपका भी अपना प्यारा चैनल पूरी तरीके से प्रयासरत है। इस प्रयास को लेकर के प्यारे अभ्यर्थियों, हमारे चैनल की तरफ से दोपहर यानी कि मध्याह्न 2 बजे प्रसारित होती है हिंदी की क्लास, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। मध्याह्न 3 बजे से प्रसारित होता है जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। इसके बाद सायंकाल 7 बजे से प्रसारित होता है मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट और रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होता है आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो इस तरीके से प्यारे अभ्यर्थियों, हम लोग 60-244 जो भर्ती आरक्षी भर्ती है री एग्ज़ाम 2024, उसमें पूरी तरीके से अपना स्थान और अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए ये जो प्रैक्टिस बैच चलाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जल्दी से जुड़ जाइए और प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और देखिए, आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें कि देखो, जैसे अगर जल के क्वथनांक की बात करें तो वो जैसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। अगर इसी को अगर सेल्सियस में व्यक्त करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो जल का जो क्वथनांक होता है, हाई टेम्परेचर वो होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री। केल्विन में अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 373.127 केल्विन होगा। और अगर इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री आपकी लगभग 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, तो फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है प्यारे अभ्यर्थियों वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे समझ में आपको? चलिए मैं एक बार लिखे देता हूँ, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो पत्तियों को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है। जब पूछ रहा है कि पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहते हैं, तो वो है प्यारे अभ्यर्थियों आपकी पत्तियाँ, ठीक है। पत्तियों को खाद्य कारखाना कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके अपने लिए भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। इसीलिए पत्तियों को पौधे का खाद्य कारखाना कहा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लाल श्रवण और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मतलब मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो लाल श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है उसे प्यारे अभ्यर्थियों हम कोलेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन, यानी कि मज्जा कहते हैं, ठीक है। मज्जा कहते हैं, ठीक है। मज्जा जो है तो वो मज्जा का जो हिस्सा होता है वो लाल श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मज्जा। अगले प्रश्न पर आएंगे। भारत का जो कैग होता है वो कैसा निकाय, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग कहते हैं। तो ये कैसा निकाय है प्यारे अभ्यर्थियों पूछा जा रहा है। तो कैग जो होता है भारत का, ये एक विशेष प्रकार का संवैधानिक निकाय है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में हमें कैग के बारे में प्रावधान दिया गया है। वर्तमान में अगर हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान में आपके जीसी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य बनने हेतु आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल होती है। तो विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा प्यारे अभ्यर्थियों 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष होना चाहिए, 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर्स। चलिए
कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो इसका आंसर है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। ठीक है, प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य जो है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के महामंत्री थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के अगर शासनकाल की बात करें तो 321 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना गया है। उसके शासनकाल में कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी प्यारे अभ्यर्थियों ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है। मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो प्रशासन का वर्णन करता है, प्रशासन क्षेत्र का। भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों? तो भूदान आंदोलन जो है आपका 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक जगह से प्रारंभ किया गया। किसने के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक क्षेत्र से। ठीक है, पोचमपल्ली नामक क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 का, जब उस समय उसे अधिनियमित किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियमन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वेलिंगटन। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाइए, और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वर्ष 1917 में बनी जो भारतीय महिला संघ थी, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष प्यारे अभ्यर्थियों आपकी एनी बेसेंट थी। बात करें तो एनी बेसेंट कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उनमें से पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। और अगर बात करें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है। ठीक है, चलिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई पूछ रहा है प्यारे अभ्यर्थी? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में प्रारंभ की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बांधों और सिंचाई में निवेश तथा कृषि प्रधान क्षेत्र के कार्यों पर ध्यान देना था। ठीक है, मतलब पहला मुख्य उद्देश्य था बांधों और सिंचाई में सबसे ज़्यादा क्या करना? निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो 1951 में पहली जो है तो भारत की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इसे सांख्यिकी और गणितीय उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा इसका ये जो प्रश्न है कि मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व को क्या कहा जाता है? तो जनसांख्यिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, सैरा नृत्य आयोजित किया जाता है। वैसे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं प्यारे अभ्यर्थियों, लेकिन बात करें तो फसल कटाई के दौरान यह बुंदेलखंड के जितने भी नृत्य हैं उन नृत्यों में से ये प्रमुख नृत्य है जो कि फसल कटाई के दौरान क्या करते हैं? इसको किया जाता है, सैरा नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी प्यारे अभ्यर्थियों आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय वन महाविद्यालय के नाम से वर्ष 1938 में स्थापित इस संस्था का मूल उद्देश्य वरिष्ठ वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वन अकादमी है ये उत्तराखंड के कहाँ है? देहरादून में स्थित है। पहले 1938 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वन महाविद्यालय के नाम से। ठीक है, बाद में ये बन गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसका उत्पादक है? तो प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा याद रखिएगा कि औरैया जो है तो ये उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला आपके शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। ये जो जिला है औरैया ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की फेहरिस्त में जो सूची है वो प्यारे अभ्यर्थियों तो उसमें भी औरैया के लिए शुद्ध देसी घी का नॉमिनेशन किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित थे प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो आपके गुदई महाराज हों, चाहे वो किशन महाराज हों, चाहे कंठे महाराज हों, चाहे राम साहब हों, चाहे जानकी साहब हों, ये सभी कलाकार जो मैंने आपको नाम बताया ये कौन से घराने से संबंधित हैं? ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, गुदई महाराज आपके प्रसिद्ध तबला वादक बनारस घराने से संबंधित थे।
अगला प्रश्न देखते हैं कि मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी प्यारे अभ्यर्थियों। तो अजातशत्रु ने क्या किया था कि राजनीतिक कारणों के कारण क्या किया था कि राजनीतिक और अन्य जो है तो व्याधियों की वजह से क्या किया था कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की, तो हमेशा याद रखिएगा अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किया था। ठीक है, किसने, उदयन ने। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ प्यारे अभ्यर्थियों आपका मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्यारे अभ्यर्थियों। तो इसमें आपके भारत छोड़ो आंदोलन की जो क्वीन है, जो रानी है, वो जाता है श्रेय आपके अरोड़ा आसिफ अली को जाता है। 1942 में प्यारे अभ्यर्थियों ग्वालियर टैंक मैदान में सबसे पहले जो है तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों कि झीलों का जो देश है वो फिनलैंड को कहा जाता है। लेकिन अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो वर्तमान में कुछ ऐसी जो है तो भौगोलिक जानकारी प्राप्त हुई है कि फिनलैंड के साथ साथ स्कॉटलैंड में भी लगभग 2800 से भी ज़्यादा झीलें हैं और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर झीलें हैं। 2800 से भी ज़्यादा झीलें हैं, इसलिए स्कॉटलैंड को भी क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, झीलों का देश, ये झीलों की भूमि कहा जाता है। दोनों ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो अगर बात करें कि अगर सिर्फ ऑप्शन में अगर आपका फिनलैंड हो तो फिनलैंड आपका सही होगा, और अगर केवल स्कॉटलैंड हो तो स्कॉटलैंड भी आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि स्कॉटलैंड में भी 2800 से भी ज़्यादा झीलों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो प्यारे अभ्यर्थियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अगर केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व के अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो सही उत्तर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है कि जो जनसंख्या घनत्व है वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, और अगर यही बात करें कि यूनियन टेरेटरीज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूनियन टेरेटरी का है, तो सही उत्तर होगा आपका दिल्ली, जहां पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा है यूनियन टेरेटरीज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और जो मेरठ जिले हैं ये नींबू के प्रधानता उगाने वाले जिले हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें नींबू के तो नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस लिमॉन। ठीक है, हमेशा इसे याद रखिएगा, साइंस के लिए यूजफुल हो सकता है आपके लिए। साइट्रस लिमॉन इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जनपद मुख्य रूप से नींबू के क्या करते हैं, खपत को पैदावार करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है कि वृक्ष की आयु जानने की विधि कौन सी होती है प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए, किसी वृक्ष की उम्र उसके तने में मौजूद जो वार्षिक वलय हैं, इन वार्षिक वलयों को गिन करके उस वृक्ष की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कोई बहुत बड़ा दरख्त है, आप उसको काट दो बीच से, उसके तने को काट दो, तो उसमें क्या है कि एक गोलीय संरचना मिलेगी आपको, कुछ वलय मिलेंगे, छल्लाकार मतलब कि वलयाकार एक संरचना मिलेगी। आप उनको गिन करके उस वृक्ष के उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। वृक्ष की आयु जानने की बिल्कुल सॉलिड और अच्छी विधि है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल से मापा जाता है और रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं हम भूकंप की तीव्रता, हमेशा याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जम्मू कश्मीर में है आपकी वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो है तो कश्मीर में क्या पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बात करें सबसे खारे पानी की झील प्यारे अभ्यर्थियों, तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है आपकी कौन सी, वो है आपकी चिल्का झील। ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है। तो कजाकिस्तान प्यारे अभ्यर्थियों जो कभी 1951 से पहले सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, 1951 से ये सोवियत संघ से इसका विघटन हुआ, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया कजाकिस्तान ने। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, इसने अपनी राजधानी अस्थाना को बनाया। बात करें इस देश की मुद्रा की, तो कजाकिस्तान की राजधानी आपकी अस्थाना और मुद्रा इसकी टेंगे।
ठीक है। तो मुद्रा का नाम क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा तेंगे, तेंगे नाम है इसकी मुद्रा का, ठीक है। और अगले प्रश्न पर आते हैं कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्यारे अभ्यर्थियों। तो पोलो एक विशेष प्रकार का खेल है प्यारे अभ्यर्थियों, हालांकि कुछ अरबी लेकर के आए थे हमारे भारत में। घोड़े पर बैठ करके इसको खेला जाता है और घोड़े पर बैठ करके बैठे बैठे क्या करते हैं, गोल किया जाता है। जैसे फुटबॉल और हॉकी में गोल करते हैं, ऐसे इसमें भी गोल करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो प्रत्येक टीम में कम से कम 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक टीम में 4 प्लेयर होते हैं, यानी 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्यारे अभ्यर्थियों, 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हो रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो गगन शक्ति है प्यारे अभ्यर्थियों, गगन शक्ति का जो आयोजन है प्यारे अभ्यर्थियों, पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा जो है तो एक वायुसैन्य अभ्यास है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को इसका जो है तो पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में इसका जो है तो आयोजन किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जितने भी भारत के सभी वायुसेना जो स्टेशन थे, साथ ही साथ कम से कम 10,000 जो वायु सैनिक थे, कम से कम 10,000 वायु सैनिक इस गगन शक्ति अभ्यास 2024 में उपस्थित रहे, ठीक है। पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्यारे अभ्यर्थियों, परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन का आयोजन आपके दिल्ली में किया गया प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन 8 अप्रैल 2024 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी अध्यक्षता चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की थी। साथ ही साथ बात करें तो देखिए सभी सेनाओं का एक एकीकृत सम्मेलन है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम परिवर्तन चिंतन के नाम से जानते हैं। दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका आयोजन 8 अप्रैल 2024 को हुआ CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इसके उद्देश्य की तो एकजुटता, एकीकरण और तत्परता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवर्तन चिंतन नामक इस पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, उसका नाम है फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है डी गुकेश, ठीक है। उनका नाम क्या है, डी गुकेश नाम है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। बात करें डी गुकेश की तो फाइड टूर्नामेंट विजेता डी गुकेश प्यारे अभ्यर्थियों, जिन्होंने कनाडा में जीत हासिल की थी। कनाडा में प्यारे अभ्यर्थियों उन्होंने डिंग लेरेन को हराया था प्यारे अभ्यर्थियों, डिंग लेरेन को हराया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों विश्वनाथन आनंद के बाद अगर जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। विश्वनाथन आनंद के बाद सबसे कम उम्र में प्यारे अभ्यर्थियों ये शतरंज की प्रतियोगिता जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं आपके डी गुकेश। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, नीलगिरी तहर परियोजना प्यारे अभ्यर्थियों एक विशेष प्रकार का एक एनिमल है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। बकरी जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्यारे अभ्यर्थियों। तो नीलगिरी जो तहर परियोजना है वो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक परियोजना है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि 29 अप्रैल 2024 से प्रारंभ की गई थी। जिसमें से जो नीलगिरी तहर है इनकी जनगणना के लिए, ठीक है, नीलगिरी तहर की जनगणना के लिए बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह परियोजना 2022 से लेकर के 2027 तक चलेगी। जिसमें प्यारे अभ्यर्थियों बात करें कि प्रजातियों की सुरक्षा और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना इस नीलगिरी तहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि समाचारों में रहे ओरंगुटान की IUCN स्थिति क्या है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो देखिए ओरंगुटान है प्यारे अभ्यर्थियों, ये इंडोनेशिया का कपि सदृश एक मानव है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि लगभग मानवों के लगभग 96% जीन क्या करता है कि लगभग शेयर करता है, साझा करता है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। तो जो ओरंगुटान है प्यारे अभ्यर्थियों ये कपि है इंडोनेशिया का, लगभग जो है तो मानव के आकार का दिखने वाला एक कपि है प्यारे अभ्यर्थियों। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है प्यारे अभ्यर्थियों क्योंकि इसके जो है तो इसके मुंह में एक विशेष प्रकार का इसके आंखों के नीचे एक छोटा सा क्या होता वाउंड हो गया था, घाव हो गया था। तो इसने क्या है कि पेड़ों की पत्तियों को चबा करके और अपना घाव ठीक कर लिया था, ठीक है। पेड़ों की पत्तियों को चबा करके उस अपने घाव में लगाया और अपना घाव क्या कर लिया, ठीक कर लिया प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों जो IUCN है, ठीक है, IUCN ने इसकी स्थिति की अगर बात करें तो IUCN ने इसको रेड लिस्ट में घोषित किया प्यारे अभ्यर्थियों, क्योंकि
इनका जो अस्तित्व है प्यारे अभ्यर्थियों ओरंगुटान का जो अस्तित्व है प्यारे अभ्यर्थियों बहुत खतरे में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समाचारों में रहे ओरंगुटान की IUCN स्थिति क्या है, तो वो प्यारे अभ्यर्थियों रेड लिस्ट पर है। ठीक है, रेड लिस्ट घोषित कर दिया प्यारे अभ्यर्थियों। और यह रेड लिस्ट होना ओरंगुटान के निजी जीवन के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, इसी क्लास को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।